चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन और किस मैकेनिज्म से सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी समझने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो ऐसा कोई भी लिक्विड प्रिपरेशन जो एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व करने से प्रिपेयर होता है। मतलब नॉर्मली हम एक सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा किसी भी केमिकल सब्सटेंस को डिज़ोल्व करते हैं, तो जो हमारा प्रिपेयर होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूट बेसिकली वो सब्सटेंस हो गया जो कि डिज़ोल्व करने के काम आता है, सॉल्वेंट जिसके अंदर डिज़ोल्व किया जाता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना हमारा सॉल्यूशन। नॉर्मल अगर हम डे टू डे लाइफ के सॉल्यूशन की बात करें तो जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। तो जैसे शुगर सॉल्यूशन में शुगर जो है वो सॉल्यूट हो गया और वाटर जो है सॉल्वेंट, वैसे ही सॉल्ट सॉल्यूशन में आपका सॉल्ट जो है वो सॉल्यूट हो गया और वाटर जो है वो सॉल्वेंट। तो बेसिकली ये जो सॉल्यूशंस होते हैं तीन तरह के होते हैं। पहला हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा हो गया सैचुरेटेड या फिर सब सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और थर्ड हो गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसमें जो हमने सॉल्यूट डिज़ोल्व किया है सॉल्यूशन में, वो अनडिज़ोल्व सॉल्यूट के इक्विलिब्रियम में हो जाता है। यानी कि जैसे सपोज करिए कि हमने वाटर लिया, वाटर में शुगर ऐड किया, तो एक पॉइंट पे जो है वो मोर जो सॉल्यूट होता है वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है, तो उस पॉइंट पे वो सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें जो है सॉल्यूट जो हमने ऐड किया है उसमें और भी हम डिज़ोल्व कर सकते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को अनसेचुरेटेड कहते हैं। और सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बेसिकली वो सॉल्यूशन होते हैं जिसको जब हीट प्रोवाइड किया जाए तो उसके अंदर और भी सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व किया जा सकता है। ऐसे सॉल्यूशन को हम सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। हमने देखा सॉल्यूशन के बारे में, तो ये जो सॉल्यूट है वो जाके सॉल्वेंट में क्या हो रहा है, सॉल्युबलाइज हो रहे हैं, तो उसी से टर्म आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को अगर क्वांटिटेटिव वे में हम डिफाइन करें तो किसी भी सब्सटेंस की वो सॉल्युबिलिटी, वो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूट का, जो कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। यानी कि जैसे हमने जो शुगर सॉल्यूशन बनाया, तो शुगर जिस पॉइंट पे जाके जहाँ तक वो उस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हुआ, वही उस सॉल्यूट की यानी कि शुगर की सॉल्युबिलिटी हुई। अगर हम क्वालिटेटिव डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली सॉल्युबिलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, दो या दो सब्सटेंसेस जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके एक होमोजेनस मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन फॉर्म करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके एक होमोजेनस, क्योंकि टोटली डिजॉल्व हो जाएगा उस सॉल्वेंट में, तो होमोजेनस एक मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन फॉर्म कर लेगा। अब ये जो सॉल्युबिलिटी है बेसिकली एक इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टी है। यानी जो सॉल्यूट हमने ऐड करा है और जिस सॉल्वेंट में हमने ऐड किया है, तो उन दोनों की हम अगर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज करें तो सॉल्युबिलिटी जो है वो चेंज हो सकती है। तो बेसिकली जो सॉल्युबिलिटी किसी कंपाउंड की है वो डिपेंड करती है फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, कि किस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा रहा है, कितना प्रेशर अप्लाई हुआ है, और जो सॉल्यूशन है उसका कितना पीएच है। अब आती है बात कि इस सॉल्युबिलिटी को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी जो ड्रग की है उसको अलग अलग तरीक़ों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ने जो सॉल्युबिलिटी है ड्रग की कुछ ऐसे डिफाइन किया है कि जो कितना पार्ट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट को डिजोल्व करता है। सॉल्युबिलिटी को क्वांटिटेटिवली भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, मोलैलिटी, मोलैरिटी और परसेंटेज के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम यूएसपी का देख लेते हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ने कैसे डिफाइन किया है। तो उसने उसे 7 ग्रुप में कैटेगराइज किया है। जैसे वे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये टेबल डिफाइन कर दिया है जहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है और कितने पार्ट ऑफ सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए। ये सॉल्युबिलिटी रेंज है जो कि मिलीग्राम पर मिलीलीटर एक्सप्रेस की जाती है, और ये सॉल्युबिलिटी जो असाइन की गई है। ठीक है, तो 7 जो ग्रुप्स हो गए वो है वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल, सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। तो ये उनके जो है पार्ट्स, कितने पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है एक पार्ट ऑफ सॉल्यूट के लिए, और उस बेसिस पे क्या सॉल्युबिलिटी रेंज है।
अगर हम क्वांटिटेटिवली बात करें तो हम उसे मोलैरिटी के बेसिस पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसका सिंबल है एम और सी। और ये बेसिकली अगर मोलैरिटी क्या होती है कि कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होते हैं। ठीक है। सेकंड जो है वो मोलैलिटी हो गई, जो कि स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट जो है वो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं। थर्ड हो गई नॉर्मेलिटी, जिसको एम से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली कितने ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो सॉल्यूट का है वो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करता है। ठीक है। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन, जिसको एक्स से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली होता है जो मोल ऑफ सॉल्यूट और जो टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का रेशियो होता है। परसेंटेज बाय वेट, जिसको कि परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली हो गया कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो है वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होते हैं। परसेंटेज वी बाई वी, यानी ml ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। और नेक्स्ट है परसेंटेज वेट इन वॉल्यूम, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज के सिंबल W/V, और ये होता है ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो बेसिकली अब हम देखने वाले हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे इंटरेक्ट करके सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। तो जब पहले फॉर्मुलेशन जो बनाए जाते थे उसमें बेसिकली जो है जो सॉल्वेंट सेलेक्ट किया जाता था किसी भी सॉल्यूट या केमिकल सब्सटेंस को डिज़ोल्व करने के लिए, तो उसका बेसिक प्रिंसिपल होता था कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, यानी कि जो भी सॉल्यूट है वो उसी सॉल्वेंट में ईजिली डिज़ोल्व होंगे जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, या उस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में सेम इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो दो रूल दिए गए एक गुड सॉल्वेंट को सेलेक्ट करने के लिए। पहला दिया गया कि पोलर सॉल्यूट्स जो है वो पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएंगे, जैसे कि सॉल्ट और शुगर जो है वो ईजिली वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। और सेकंड दिया गया कि जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सेलेक्ट होंगे, जैसे नैप्थलीन जो है वो बेंजीन में ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है। इस यहाँ पे जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो है वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है, जिस जो कि सॉल्यूट के सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होने में एक रोल प्ले करता है। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि ए को हमने सॉल्वेंट मान लिया और बी को हमने सॉल्यूट मान लिया, तो इस बेसिस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। ए यानी कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बी यानी सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में, और थर्ड है सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में। तो अब ये जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट है जब इनको मिक्स किया जाएगा तो 3 कंडीशन हो सकते हैं, यानी कि सबसे पहला कि जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के फोर्स जिससे वो बाइंड अप हुए हैं वो इतना ज़्यादा है कंपैरेटिव टू जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स है। तो इस केस में क्या होगा कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और सॉल्यूट को बाहर कर देंगे, क्योंकि ये फोर्स जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट और सॉल्यूट के। तो मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्वेंट के साथ बाइंड अप नहीं करेंगे, वो खुद के मॉलिक्यूल के साथ ही बॉन्ड फॉर्म करते रहेंगे, तो इससे किसी तरह का सॉल्यूशन फॉर्म नहीं। एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं तो बेंजीन जो कि सॉल्यूट हो गया और वाटर एज अ सॉल्वेंट हो गया, तो बेंजीन के जो है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कुछ इस तरह से बाउंड होते हैं कि बेंजीन के मॉलिक्यूल उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो इनसॉल्युबल होते हैं। सेकंड जो केस है जिसमें सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा होता है। तो इस केस में जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सॉल्यूशन नहीं फॉर्म होता है, यानी कि जो भी सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ये जो है बेंजीन में डिज़ोल्व नहीं करता, क्योंकि सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स से कुछ इस तरह से हेल्ड होते हैं कि उसको बेंजीन के मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो सोडियम क्लोराइड है वो बेंजीन में सॉल्युबल नहीं होता है।
थर्ड जो कंडीशन है जिसमें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो है वो ज़्यादा होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब भी सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया जाता है सॉल्वेंट के बीच में, तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के साथ बाइंड अप कर जाते हैं और सॉल्यूशन का जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तीनों के इक्वल हैं, और जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का है वो कंपैरेटिवली जो है वो ज़्यादा है। तो इन दोनों केसेस में जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन ईजिली फॉर्म हो जाता है। तो ये तो हमने देख लिया कि किस मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट होते हैं जो हम यूज़ करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो भी बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट हो गया पोलर सॉल्वेंट, सेकंड हो गया नॉन पोलर सॉल्वेंट और थर्ड हो गया सेमी पोलर सॉल्वेंट। तो सबसे पहले है पोलर सॉल्वेंट्स। जो भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी होती है कहीं ना कहीं वो सॉल्वेंट की पोलैरिटी का जो है वो इंडिकेशन होता है कि मतलब जो सॉल्वेंट है वो कितना पोलर है, यानी कि उसका डाइपोल मूवमेंट क्या है। पोलर सॉल्वेंट में आयनिक सॉल्यूट्स और अदर पोलर सब्सटेंसेस जो है वो ईजिली डिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर ले हम वाटर, तो वाटर जो है वो हर एक प्रपोर्शन में लगभग अल्कोहल के साथ ईजिली मिक्स हो जाता है। साथ ही इसके अंदर शुगर्स और बाकी जो पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स हैं वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। हिल्डेब्रांड ने ये दिखाया कि डाइपोल मूवमेंट ही अलोन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है किसी भी पोलर सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। जो सॉल्यूट की एबिलिटी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फैक्टर है। जैसे कि वाटर जो है ईजिली फिनॉल, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एमाइंस और जो भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है उनके साथ ईजिली हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से ये सारे जो हैं उसमें ये वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। जैसे अल्कोहल का हो गया आपका, ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया और ये अल्कोहल है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। उसी तरह एल्डिहाइड में भी सेम केस है, वाटर और एल्डिहाइड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। कीटोन के केस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड ईजिली फॉर्म हो जाता है और अमाइन के केस में भी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड ईजिली फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारे जो है वाटर में सॉल्युबल होते हैं। डाइपोल मूवमेंट यानी कि पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, दूसरा हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी के अलावा जो सॉल्युबिलिटी है वो एक और चीज़ पर डिपेंड करती है, वो है कि स्ट्रक्चरल फीचर क्या है। जैसे जो पोलर और नॉन पोलर ग्रुप्स हैं मॉलिक्यूल के, उनके बीच का रेशियो क्या है। अगर जो नॉन पोलर चेन है उस कंपाउंड का, उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज होती है, तो उस केस में जो कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। जो स्ट्रेट चेन मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स या एसिड्स होते हैं जिसमें कि 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन्स होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म कर पाते, इसकी वजह से वो सिर्फ स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा अगर एडिशनल पोलर ग्रुप्स प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल पे, जैसे कि प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल में, ग्लिसरीन में, टार्टारिक एसिड में, तो उनकी वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। साथ ही जो कार्बन चेन है अगर उनकी ब्रांचिंग हो जाए तो जो नॉन पोलर इफेक्ट होता है वो रिड्यूस होता है, और इसकी वजह से जो वाटर सॉल्युबिलिटी है कंपाउंड्स की यानी सॉल्यूट्स की वो इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड जो कैटेगरी थी वो है नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये जो है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको रिड्यूस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कम होता है। उसके अलावा ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड्स को भी ब्रेक नहीं कर पाते, ना ही और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको आयनाइज नहीं कर पाते, और ना ही हाइड्रोजन ब्रिजेस फॉर्म कर पाते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो पोलर सॉल्यूट्स को नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल बनाती है। जो आयनिक और पोलर सॉल्यूट्स होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते, या तो स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। ठीक है, अगर सपोज करिए वो स्लाइट वे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेंगे तो स्लाइटली सॉल्युबल होंगे, नहीं कर पाएंगे तो वो जो है वो सॉल्युबल, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व कर जाते हैं, क्योंकि उनमें सिमिलर इंटरनल प्रेशर होता है जो डाइपोल इंटरेक्शंस की वजह से
इंड्यूस होता है, ठीक है। जो भी सॉलिड मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में होते हैं उन वो वीक वंडरबल फोर्सेस या लंडन टाइप ऑफ फोर्सेस के थ्रू बाइंड अप होते हैं। जैसे ऑयल्स और फैट जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में इजीली डिजोल्व हो जाते हैं, बेंजीन में हो जाते हैं, मिनरल ऑयल में हो जाते हैं। वैसे ही एल्कलॉइडेड बेसिस और फैटी एसिड्स जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। थर्ड जो सॉल्वेंट टाइप होता है वो है सेमी पोलर सॉल्वेंट्स। ये सॉल्वेंट जैसे कि कीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, तो ये सर्टेन डिग्री ऑफ पोलैरिटी जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में इंड्यूस कर देते हैं। बेंजीन जो कि रेडली पोलराइजेबल है और इसकी वजह से ये अल्कोहल में डिजोल्व हो जाता है, मतलब सॉल्युबल हो जाता है। सेमी पोलर कंपाउंड जो है वो एक इंटरमीडिएट सॉल्वेंट की तरह भी एक्ट करते हैं, जिससे पोलर और नॉन पोलर लिक्विड जो है उनमें सर्टेन डिग्री ऑफ मिसिबिलिटी इंड्यूस हो जाती है। जैसे एसीटोन जो है वो ईथर का वाटर में सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर देता है। तो ये था अबाउट कि सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन क्या है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होके कैसे जो है सॉल्यूशन फॉर्म होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।